नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी प्रीति और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बिहार से आ रही है। बिहार के गोपालगंज में भारत बंद की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों के बीच फंसी स्कूल बस। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस और बस फंस गई। सड़क पर आगजनी के बीच गुजरी बस में सवार थे कई स्कूली बच्चे भी। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शन के दौरान आम लोग फंस गए, स्कूल बस फंस गई। इस बस में बच्चे भी सवार थे। एम्बुलेंस और स्कूल बस किस तरह से प्रदर्शन के बीच में फंसी, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये, और देखिए किस तरह से बस के नीचे आग लगाने की कोशिश की गई। आग लगी हुई थी वहां पर और वहीं पर बस थी और बस में स्कूली बच्चे मौजूद थे। चिंताजनक तस्वीरें सामने आई गोपालगंज बिहार से। देखिए किस तरह से यहाँ सड़क पर टायर में आग लगाई गई थी और वहीं से गुजर रही थी ये स्कूल बस भी। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। देखिए किस तरह से यहाँ सड़क पर टायर जल रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं से बस गुजर रही थी। लेकिन ये तस्वीरें ज़रूर चिंताजनक है क्योंकि बस में बच्चे सवार थे उस वक्त और वहीं से इस बस को गुजरना पड़ा। ये प्रदर्शन क्योंकि चल रहा था, यहाँ पर सड़क पर पहले से टायर जल रहे थे और वहीं से इसी रास्ते से गुजरना था बस और एम्बुलेंस को भी। तो इस जगह से गुजरी ये बस और बस में बच्चे सवार थे उस वक्त। एम्बुलेंस भी यहीं से गुजरी। देखिए ये आम लोग भी जो इस रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें भी इस बंद की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार में ये गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ज़रूर चिंताजनक है लेकिन आगजनी चल रही थी, वहाँ पर टायर में आग लगाई हुई थी प्रदर्शनकारियों ने, वहीं से गुजरी है बस को निशाना नहीं बनाया गया लेकिन बस को क्योंकि इस रास्ते से गुजरना था तो यहाँ से गुजर कर आगे बढ़ी। चिंताजनक ये ज़रूर है कि बच्चे उस बस में सवार थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, भीड़ मौजूद थी जो प्रदर्शन कर रही थी। आरक्षण के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर आज देश भर में बंद का आह्वान किया गया है। इसी के तहत बिहार में भी बंद का असर देखने को मिला। बिहार में गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक तरफ स्कूली बस को गुजरना पड़ा प्रदर्शन की जहां पर हो रहा था उस जगह से, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो या अपने घर से बाहर निकले हो अपने परिजनों के साथ, उन्हें भी इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा। ये दोनों ही तस्वीरें गोपालगंज की हैं लेकिन पटना से भी आज जो तस्वीरें सामने आई उसमें लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ से तेज़ी से गुजर जाए ये बस और उसके बाद बस को यहाँ से आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन बस और एम्बुलेंस दोनों को ही इसी रास्ते से गुजरना पड़ा जहां पर प्रदर्शन हो रहा था। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बिहार में जो बंद आज देश भर में जिसका आह्वान किया गया था, आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा, उसका सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं देखने को मिला है तो वो बिहार से में मिला है। बिहार से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर इसका व्यापक असर देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन हुआ गोपालगंज में जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जहां आम लोगों को भी दिक्कत हुई तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल बस और एम्बुलेंस को भी यहां से गुजरना पड़ा। तो देखिए बिहार की गोपालगंज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से वहां बहुत बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। और इस दरमियान क्योंकि स्कूल से छुट्टी का वक्त हुआ था, लगभग 1:30 से 2 या 2:30 बजे के बीच की ये तस्वीरें हैं जब स्कूल बस वहां से गुजरी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे। समस्या ये थी कि रास्ता वही था जहां से होकर बच्चों की बस गुजरती है और ऐसे में वहां पर टायर जल रहा था लेकिन ड्राइवर ने उस बस को वहीं से गुजारा। बस दिक्कत इस बात की है कि अगर इस दरमियान कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उन मासूमों के लिए जो इस बस में सवार थे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जो कोटे को लेकर फैसला आया था उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया था जिसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। पटना की तस्वीरें हमने इससे पहले आपको दिखाई ही थी लेकिन गोपालगंज से ये दो तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। एक तरफ स्कूली बस यहाँ से गुजर रही थी जहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा था, टायर जलाए जा रहे थे, दूसरी तरफ आप देखिए बाइक पर दंपत्ति सवार नजर आ रहे हैं और किस तरीके से इन्हें इसी भीड़ से होकर गुजरना पड़ा। और ये तस्वीरें बिहार से सामने आई।
इन दो तस्वीरों के अलावा आज बिहार से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं भारत बंद के व्यापक असर की, जिसमें पटना में पुलिस की लाठी एसडीएम साहब पर भी चल गई है। फिर क्या हुआ, आइए देखिए। पुलिस की लाठी जब चलती है तब वो एसडीएम और आम प्रदर्शनकारियों में फर्क नहीं करती। मामला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के दौरान पटना में पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ा है। दरअसल जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी भांज रही थी, उसी समय आम लोगों के बीच पटना सदर एसडीएम श्रीकांत कुंडलीकर भी मौजूद थे। तभी एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम साहब पर भी लाठी चला दी। जानकारी होने पर पुलिसकर्मी ने माफी मांगी। आगे फिर ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए 3 पुलिसकर्मी एसडीएम को घेरकर चलते हुए नजर आए। भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त हंगामा हुआ। बंद समर्थकों को पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसी अफरा तफरी में जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तभी एसडीएम सदर भी चपेट में आ गए। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के खिलाफ आज कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल है। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिससे जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में डिटेल रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई। अब तक की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट पर जानकारी देगी। आरोपी संजय का कबूलनामा कोर्ट को बताएगी सीबीआई। आरोपी के बयान और रिक्रिएशन की डिटेल भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में देगी। तो कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीबीआई की तरफ से। सीबीआई क्या बताएगी, ये जान लीजिए। रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी। अब तक कितने किरदारों के बयान इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किए गए हैं, आरोपी संजय रॉय ने क्या कुछ अब तक कबूला है, इसकी डिटेल सौंपेगी। सीबीआई की फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या अब तक जानकारी हासिल हो सकी, आरोपी के बयान रिक्रिएशन से क्या कुछ मिला, इसके अलावा क्या संजय रॉय के साथ कोई और भी संलिप्त था इसमें, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या खामी रही, इसके अलावा एएसआई समेत कितने किरदार की भूमिका संदिग्ध है, साथ ही साथ अरूप दत्ता जैसे किरदार क्यों शक के दायरे में है, ये तमाम डिटेल्स सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। लेकिन सीबीआई की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया, जानने के लिए जितेंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, शुरुआत से लेकर अब तक यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में आरोपी क्या केवल एक ही है, और सीबीआई भी ये जानने की कोशिश कर रही थी। कल सीबीआई को बहुत कुछ कोर्ट को बताना है, अब तक की जांच में क्या कुछ पता चला? जी बिल्कुल, देखिए कल इस केस को लेकर एक बड़ा दिन है। कल सीबीआई को पूरा अपडेट, यानी कि अब तक की जो तफ्तीश सीबीआई ने कोलकाता रेप केस में की है, उसकी जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। बाकायदा उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से बनाई जा रही है। और ये जो रिपोर्ट है दरअसल एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के अंदर वो तमाम बातें रखी जाएंगी जो कि अब तक जाँच के दौरान सीबीआई यानी कि जाँच एजेंसी के सामने आया, जो कि पिछले एक हफ्ते से कलकत्ता के अंदर डेरा डाले हुए है। इसके अलावा सीबीआई को अब तक की जांच में जो पता चला, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे कि अब तक सिर्फ एक आरोपी यानी कि रेप और मर्डर के मामले में सिर्फ संजय राय का नाम सामने आया है, और उसी को लेकर लगातार सीबीआई तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, उसके बयानों पर आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो संदीप घोष हैं, जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनकी भी इस केस के अंदर जो संलिप्तता है या फिर कहें जो शक है वो गहराता जा रहा है। उन जो अस्पताल के अंदर तमाम तरीके की अनियमितताएं थी, उसके आरोप संदीप घोष के ऊपर लगे थे, तो उसको लेकर सीबीआई अलग से जांच कर रही है। आज छठा दिन था जब संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया, और अभी भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक एएसआई जिसके यहाँ पर बाकायदा जिसकी बैरक में जो संजय राय था, जो आरोपी था, वो सोया करता था, वो उस एएसआई से भी लगातार अरूप से भी लगातार जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। कल उससे पूछताछ की गई कई घंटे, और अब उसे दोबारा से जल्द सम्मन किया जाना है। इसके अलावा अस्पताल में जो उस दौरान सिक्योरिटी गार्ड थे, उन सभी से पूछताछ की गई। जिस टीम ने पोस्टमार्टम किया उनसे पूछताछ की गई। साथ ही जो भी सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ अस्पताल का, जिसमें आरोपी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अस्पताल में उसकी वारदात के दौरान मूवमेंट कैद की गई है, वो तमाम चीजें अदालत के सामने कल एज ए सबूत सीबीआई की तरफ से रखी जाएंगी। यानी कि कल एक विस्तृत रिपोर्ट बाकायदा सबूतों के साथ सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश की जाएगी। जी जितेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोलकाता केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने संदीप घोष को अस्पताल से मिली कार कब्जे में ले ली है। कार की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। संदीप घोष का मोबाइल भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, यही वो गाड़ी है जो
कॉलेज की तरफ से दी गई थी, आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ से दी गई थी संदीप घोष को। इसे सीबीआई ने जब्त कर लिया है। कार की जांच भी की जा रही है और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल पर लेकिन जांच का फोकस क्यों है? संदीप घोष को लेकर सीबीआई 2 एंगल से जांच कर रही है। संदीप घोष ने क्यों कहा लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया? क्या सुसाइड की बात, हत्या की बात छिपाने के लिए की गई थी? पुलिस को बताने से पहले स्टाफ के साथ मीटिंग क्यों की, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश है कि कहीं बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है ये पूरा मामला। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुमार, क्योंकि कई सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुनवाई की तो ये तमाम सवाल सामने रखे थे और यही तमाम सवाल इस जांच के दौरान भी सामने आएंगे कि क्यों देरी की गई, क्यों पहले बैठक बुलाई गई, क्यों मीटिंग करते रहे। तो फोकस में है प्रिंसिपल और अहम किरदार ऐसा लगता है कि दिखाई देते हैं इस पूरे मामले में। निश्चित रूप से सुमेरा, और जो TV9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक जो HOD थे जिस डिपार्टमेंट में मृतका थी, उसके HOD ने जब प्रिंसिपल को सुबह सुबह फ़ोन किया इस बारे में, तो प्रिंसिपल ने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल को इस मामले की जानकारी पहले से थी और ये वो वक्त था जब तक प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसे सब कुछ पता था। तो ऐसे में कई सारे ऐसे अहम किरदार है जो प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और यह जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है कि इतना कुछ जानने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने क्यों सारी बातों को छुपाने की कोशिश की और पुलिस को समय रहते क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। ये हालत तब है जब इमरजेंसी फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे पुलिस का कंट्रोल रूम है और 4th फ्लोर पे ये सारी वारदात हुई। तो सिर्फ 3 फ्लोर का फ़र्क था, लेकिन अगर घंटे के हिसाब से देखें तो 6 से 7 घंटे बाद पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने शक के दायरे में प्रिंसिपल को लाया है। शायद यही वजह है कि उसकी कार का एक तरह से पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उस कार में कभी संजय राय तो नहीं बैठा था, क्योंकि संजय राय पूरे अगर अस्पताल प्रशासन की बात करें तो उसका ब्लू एड बॉय था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएसआई के कमरे में वो जाकर सोता था। तो अस्पताल में उसकी पूरी अच्छी एंट्री थी, सबके साथ उठना बैठना था। तो सीबीआई यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय राय का कोई डायरेक्ट लिंक प्रिंसिपल के साथ है अथवा नहीं है। संजय राय के जितने भी प्रोफाइलिंग की है सीबीआई ने अपने लेवल पे, उसको भी मैच कराने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तरह के जो पुख्ता सबूत हैं उसमें 2 किरदार ऐसे हैं जो सीबीआई के सामने अभी हैं। एक तो संजय राय, दूसरा वहाँ का प्रिंसिपल, और दोनों के इर्द गिर्द कई सारी चीज़ें घूम रही हैं। यही वजह है कि सीबीआई बार बार अपने उन सोर्सों का इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक था या फिर अकेले सब कुछ संजय राय ने किया, और अगर दूसरा शख्स कोई था तो वो कौन था। सुमेरा। कुमार, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इधर आरजीकर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पूर्व प्रिंसिपल को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। स्वास्थ्य विभाग को दी गई रिपोर्ट में पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट उत्पल बंदोपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया है। स्वास्थ्य विभाग को सौंपे गए 1000 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए डॉक्टर उत्पल ने दावा किया है कि पूर्व प्रिंसिपल का कॉलेज में था गुंडाराज। संदीप तय करते थे छात्रों को पास फेल करना। संदीप घोष पर पार्किंग की वसूली का आरोप। संदीप ने मेडिकल कचरे में किया भ्रष्टाचार। पूर्व प्रिंसिपल पर दवाओं में वसूली का आरोप ये भी है कि पूर्व प्रिंसिपल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उत्पल बंदोपाध्याय एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स बंगाल के सचिव भी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रिंसिपल का मजबूत पॉलिटिकल लिंक था। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन राजनीतिक रसूख और दबाव की वजह से उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यही गिरोह तय करता था कि किस विद्यार्थी को पास करना है और किसे फेल। बाद में पैसे लेकर फेल को पास करते थे। कोलकाता रेप मर्डर मामले के आरोपी संजय रॉय को लेकर सीबीआई का बड़ा खुलासा। वारदात के पहले संजय रॉय ने सौरभ के साथ शराब पी थी। मरीज के तीमारदार सौरभ के साथ इसने शराब पी थी। सीबीआई सौरभ से भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। खुलासा हुआ है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का आरोपी संजय रॉय वारदात को अंजाम देने के बाद एएसआई अरूप दत्ता के बैरक में जाकर आराम कर रहा था। ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि दोनों के बीच गहरा नाता था। खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी संजय रॉय अरूप दत्ता के बैरक में ही रहता था। पुलिस ने बैरक की भी फॉरेंसिक जांच की थी, जहां इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद संजय रॉय सोया था।
सीबीआई ने कल एएसआई अरूप दत्ता से 8 घंटे पूछताछ की थी। पहले तो अरूप हर बात छिपाता रहा, लेकिन दबाव बढ़ने पर बताया कि वो संजय रॉय को जानता था, लेकिन उससे दोस्ती नहीं थी। सीबीआई की पूछताछ के बाद बाहर निकला एएसआई मीडिया से बचता भी नजर आया था। अरूप दत्ता से यह भी पूछा गया कि क्या उसी ने संजय रॉय को अस्पताल में आने जाने की इजाजत दी थी। संजय रॉय को 2019 में आपदा प्रबंधन समूह के लिए सिविल वॉलंटियर के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन उसने वहां काम नहीं किया। बाद में संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड के लिए काम करना शुरू किया। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस हत्याकांड का अरूप दत्ता से कोई कनेक्शन तो नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई के पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ हो रही है। इस बीच धरना प्रदर्शन और रैली का दौर भी जारी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से जुड़ी जांच और पूछताछ के बीच कोलकाता सहित देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल हुई 11 घंटे की पूछताछ के बाद आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल आज भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गए और उनसे आगे की पूछताछ शुरू हो गई। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि अस्पताल में हुए हंगामे को रोक नहीं पाए। आज आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। डीआईजी ने मीडिया को बताया कि वो यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। I cannot say anything at this point of time. Number 1, number 2, please do not disturb us. I know you are doing your job. Let me do my job. Thereafter you will get all the information, right? 2021 के बाद से लेकर अभी तक हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आज इस मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से 5 दिन के प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद बीजेपी भी आज से धरना प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा पर बड़ी जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय की बंगाल के मुख्य सचिव को चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीआईएसएफ की तैनाती हो। सीआईएसएफ कोलकाता सेक्टर के आईजी नोडल अफसर बनाए गए। आरजीकर की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की चिट्ठी को लेकर यह बड़ी जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सीआईएसएफ की तैनाती हो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमोद राय जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अमोद, इस तैनाती को लेकर जो चिट्ठी है उसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं, साथ ही ये तैनाती कब तक हो पाएगी, क्योंकि सीधे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश का है। देखिए, सीआईएसएफ की टीम ऑलरेडी वहाँ है और सीआईएसएफ की टुकड़ी भी वहाँ है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शीघ्र यानी आज देर रात या कल से ये तैनाती वहाँ कर दी जाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीआईएसएफ की टीम है वो पूरे हॉस्पिटल को एक बार मुआयना कर चुकी है और ये नियुक्ति जो सीआईएसएफ पुलिस की होनी है वो न सिर्फ हॉस्पिटल में होनी है बल्कि उस पूरे परिसर में होगा। जहाँ हॉस्पिटल होता है वहाँ भी होगा, जहाँ खाली जगह होते हैं वहाँ भी होगा। यानी पूरा जो हॉस्पिटल परिसर होता है उस परिसर में इसकी नियुक्ति होगी सीआईएसएफ की और उसके देख रेख में वहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। ये तय हुआ है और इसी बाबत जो गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, तो ये एक तरह से मुकम्मल व्यवस्था कैसे हो और किस तरह से रखा जाए इसको लेकर है। और एक तरह से इसको वेस्ट बंगाल सरकार ने मान भी लिया है, क्योंकि इसके बाद तुरंत पूरे आरजीकर हॉस्पिटल के परिसर में भ्रमण किया गया इसके शिखर सहाय के द्वारा और जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। और उसके बाद अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज देर रात और कल सुबह तक ये वहाँ पे बहाल कर दिए जाएंगे सीआईएसएफ के जो जवान हैं। जी अमोल, शुक्रिया जानकारी के लिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर सड़कों पर निकले हुए। कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने बैनर पोस्टर के साथ रैली निकाली। रैली में भारी संख्या में शामिल जूनियर डॉक्टर नारेबाजी करते सड़कों पर निकले। वो पीड़िता के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स के हाथों में अलग अलग संदेश देने वाले पोस्टर थे। रैली में बड़ी संख्या में महिला जूनियर डॉक्टर भी थीं, जो अपनी महिला साथी के साथ हुई बर्बरता के कारण भारी गुस्से में हैं। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, हैदराबाद में भी जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की।
हैदराबाद में नाटक के जरिए जूनियर डॉक्टरों ने संदेश देने की कोशिश की। अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और महिला डॉक्टरों के लिए खास इंतजाम किए जाने की मांग की। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोलकाता रेप मर्डर केस में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने आज से 5 दिन का धरना शुरू किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इस मामले पर टीवी9 से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहना था उनका। हम उस कोर्ट की वर्डिक्ट को सम्मान करते हुए आज दोपहर 12 बजे से हमारी धरना शुरू हुआ। लगातार 5 दिन ये धरना चलेगा और उसके बाद आगे की हम कार्य योजना आपके सामने घोषित करेंगे। अब सवाल है, ये जो संदीप घोष है, कहा जा रहा है ये संदीप घोष वही व्यक्ति है जो 2021 साल में ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर किया था। क्या आपको ये लगता है? देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है जो प्लास्टर किया है। ये विशेष रूप से क्लोज है और पूरे पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य मंत्रालय में एसपीडी नेक्सस चलता है। एसपीडी कौन है, क्या करती है, मुख्यमंत्री के कितने क्लोज है, ये आप लोग तहकीकात करिए। ये एसपीडी नेक्सस जो है, एसपीडी नेक्सस, इस नेक्सस का पार्ट एक्स प्रिंसिपल ऑफ आरजी कोर्ट जो है वो उनका एक पार्ट है नेक्सस का। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और इस बीच इस वारदात के खिलाफ महाराष्ट्र में विपक्ष ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 24 अगस्त को एमवीए ने महाराष्ट्र बंद की घोषणा की है। बदलापुर की घटना में अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ खास वजहों से सरकार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया। बीजेपी ने विपक्ष के ऐलान का विरोध किया और कहा कि एमवीए विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत कर रहा है। ऐसे चीजों में राजनीति मत करिए। उद्धव ठाकरे जी, सुप्रिया सुळे जी, राजनीति करने के लिए बहुत मौके हैं। सामने चुनाव है, वहाँ राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसी घटना में राजनीति मत करिए। सारे मिलकर इस घटना को अंतिम करने के लिए और सजा दिलाने के लिए काम करें। विपक्ष ने 24 अगस्त के बंद में डॉक्टर, वकीलों और छात्रों को भी शामिल होने की अपील की है ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तराखंड के लोगों में भारी गुस्सा है। देहरादून में तमाम संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए शामिल हुए। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में देहरादून में आक्रोश रैली में तमाम संगठन के साथ बीजेपी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में देहरादून के व्यापारियों ने सुबह 10 से 12 बजे तक दुकानें बंद रखी। भारी संख्या में लोगों ने रैली में हिस्सा लिया जो देहरादून के अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजरी। देखिए, विश्व शांति के लिए हिंदू एकता आवश्यक है और जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि हम शांति का, बहाली का प्रतीक हैं। हमने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। ऐसी स्थिति में अगर किसी देश के अंदर हिंदू समाज का अत्याचार होगा तो विश्व का सारा हिंदू एक होगा, ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअली देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की हरकतें करी हैं, हमारी बहन बेटियों की सम्मान को जो है ठेस पहुंचाई गई है, उस विरोध में आज देखिए सब पार्टी के लोग एक हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं और पूर्ण रूप से मैं कांग्रेस की समर्थक हूं, लेकिन आज जब बात सम्मान की आती है तो हम सब एक हैं और मैं कांग्रेस की ओर से खड़ी हुई हूं और मैं चाहती हूं सम्मान की लड़ाई में हम सबको एक होना चाहिए और हम सब एक हैं। अगर इस तरह की हरकत होती है कहीं पे भी, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और अब बात बेंगलुरु की। बेंगलुरु में रोड रेज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीच सड़क पर बाइक वाले ने कार सवार पर हमला कर दिया। देखिए पूरी खबर। बीच सड़क पर चीखते माँ बाप, चीख पुकार, चीत्कार, कार सवार की गुहार, बच्चा है अंदर, प्लीज रुक जाइए, मगर नहीं रुका शख्स। रोड रेज का ये वीडियो बेंगलुरु से आया है। बेंगलुरु में बीच सड़क कार सवार पर हमला किया गया। कार में बैठे परिवार से बाइक सवार ने मारपीट करने की कोशिश की।
इस बाइक वाले ने कार चला रहे शख्स को नीचे उतरने की धमकी दी। परिवार के साथ कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सवार था। बाइक सवार ने इस परिवार के साथ गुंडागर्दी की, कार का वाइपर तोड़ दिया, कार के शीशे पर मुक्के मारे और कार के शीशे को तोड़ डाला। इस बीच कार में सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और बाइक वाले की हरकतों को कैप्चर करने की कोशिश की। बाइक वाले ने कार से बाहर नहीं आने पर हमला किया। दरअसल कार से टक्कर होने पर बाइक सवार गिर गया था। इसके बाद बाइक वाले ने जमकर हंगामा किया, बीच सड़क पर धमकी देकर कार सवारों से मारपीट करने की कोशिश की। ये घटना 19 अगस्त को रात में हुई। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी बाइक वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले के तथ्यों की पड़ताल करने में जुटी है। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद मेयर ने बीजेपी के 3 पार्षदों को 3 बैठक के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हुई नारेबाजी। एमसीडी के खिलाफ लगाए गए नारे। आम आदमी पार्टी पर साधा गया निशाना। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर पार्षदों ने किया हंगामा। दरअसल दिल्ली में अब जल भराव की समस्या पर राजनीति जोर पकड़ने लगी है। इस मसले को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मेयर पर सवाल उठाए। एमसीडी की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। मेयर शैली ओबरॉय के समझाने के बावजूद बीजेपी पार्षद नहीं माने तो मेयर ने सदन की कार्रवाई 15 दिन के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने भी डेस्क पर खड़े होकर विरोध जताया। कांग्रेस पार्षदों ने मेयर को फर्जी बताया और मेयर की चुनाव कराने की मांग की। इसके बाद फिर कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मेयर ने बीजेपी के 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया। आज चंडीगढ़ में बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। जेजेपी के 4 विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। TV9 से खास बातचीत में उन्होंने हुड्डा परिवार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नीतियों को वो आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का नाम निशान है खाली हरियाणा में, है तो एक्चुअली बाप बेटा पार्टी। ये किसी और को जो है ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बाप बेटा कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बाप बेटा। तो अच्छा, अब आज आपने नामांकन किया, एक बड़ी बात ये रही कि कुछ निर्दलीय विधायक, जेजेपी के विधायक भी आपके समर्थन में आ गए, इसको कैसे देखते हैं? मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सारा शीर्ष नेतृत्व का और सारे मेरे विधायकों का, जिन्होंने आज मुझे इतना मान सम्मान दिया। निर्दलीय भी आए, जजपा वाले भी आए, सारे के सारे आए। आपने देखा 4 नामांकन जो है फॉर्म मैंने भरे हैं, सब ने उस पर साइन करा है। तो इससे बढ़ के और मेरे लिए मान सम्मान की बात क्या हो सकती है। मैं धन्यवाद करती हूँ नायब सिंह सैनी जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ विप्लव देव जी का, जो आज यहाँ पर खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद थे और जिनके देख रेख के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ पे थे। उनके सामने ये सारी बात। 20 साल बाद राज्यसभा में आपकी आवाज़ गूंजेगी इस बार, लेकिन पार्टी अलग होगी। कांग्रेस की जगह आप बीजेपी की तरफ से बोलेंगे? निश्चित तौर पे देश हित की बात करूँगी। फौजी की बेटी हूँ, कभी भी मैंने गुरेज नहीं करा। और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के पोखरण से एयरफोर्स के लड़ाकू विमान से एयर स्टोर गिरने से हड़कंप मच गया। भारतीय एयरफोर्स ने इस घटना पर कहा है कि अनजाने में एयर स्टोर बाहर आ गया, जिसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि सुनसान इलाके में एयर स्टोर गिर गया है। एयरफोर्स ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन के चलते धर्मशाला जिले में कई घरों पर खतरा बढ़ गया है। बारिश का कहर मकान में पड़ी बड़ी बड़ी दरारों से समझा जा सकता है। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए धर्मशाला के इन 2 मकानों को खाली करने का आदेश दिया है। इन भवनों में से एक 5 मंजिला जबकि दूसरा 3 मंजिला है। दोनों ही भवनों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन भवनों में दरारें पड़ने से इनके ढहने का अंदेशा बढ़ गया है। भूस्खलन के चलते अगर ये भवन ढहते हैं तो करीब 1 करोड़ का नुकसान होगा। यही नहीं, बरसात में धर्मशाला तहसील के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश के चलते इन मकानों के पास से जाने वाली सड़क भी बैठ गई है। प्रशासन के मुताबिक अब तक 7 मवेशी बह चुके हैं। 12 घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें 3 घर रिहायशी और 9 कमर्शियल है। 13 गौशालाएं बारिश की वजह से ढह गई हैं। धर्मशाला में घरों पर पेड़ गिरने या अन्य कारणों से नुकसान के 10 से 15 मामले सामने आए हैं।
जहाँ हमें लग रहा है कि भूस्खलन या कुछ और कारण करके ये घर, जिसमें मतलब घरों में रहने वाले लोग सेफ नहीं रहेंगे, हमने 2 घर खाली करवाए हैं अभी तक। वो दोनों घर हमारे जो बस स्टैंड है हमारा, उसके नीचे वाले एक मोड़ पे, वहाँ पे हैं दोनों के दोनों घर। लद्दाख से लगी एलएसी पर चीन ने बनाए 6 हेली स्ट्रिप। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां वेस्टर्न तिब्बत में मौजूद सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। गेयाई नाम की जगह पर हेली स्ट्रिप बनाई गई है। 6 से 12 हेलीकॉप्टर एक साथ यहां तैनात किए जा सकते हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुआ है हेली स्ट्रिप का विस्तार। लद्दाख के डेमचोक से 160 किलोमीटर दूर बने हैं ये हेली स्ट्रिप, जिनका खुलासा सैटेलाइट इमेजेस से हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध का नया बारूदी चैप्टर शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने मॉस्को पर 14 महीने बाद सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने रोस्तोव के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला कर उसे तबाह कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग बेहद विनाशकारी दौर में पहुंच चुके हैं। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी इस युद्ध में रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त वापसी करते हुए रूस पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। अब तक डिफेंसिव रहे यूक्रेन ने अब रूस के अंदर हमला करना शुरू कर दिया है। उसने रूस की राजधानी मॉस्को को ड्रोन हमले से दहला दिया। मॉस्को अटैक को लेकर खुलासा हुआ है कि नाटो ने हमले की पूरी तैयारी की थी। रूस ने लातविया को भी जिम्मेदार माना है। लातविया ने हाल ही में यूक्रेन को 500 ड्रोन दिए थे। यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन की बरसात करके पूरे इलाके को थर्रा दिया। रूस ने दावा किया कि उसके एक डिफेंस ने मॉस्को की तरफ बढ़ रहे यूक्रेन के 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबियानिन ने कहा कि पोडोलिस्कर शहर के ऊपर भी कुछ ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। मॉस्को क्षेत्र में पड़ने वाले पोडोलिस्कर शहर क्रीमिया से 38 किलोमीटर दक्षिण में। मेयर सोबियानिन ने कहा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर रहे हैं। रूस की तरफ से अभी भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में अभी भी हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे जब यहां पहुंचे तो कैसे डरावनी तस्वीरें नजर आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूं और अंदर ले जाके दिखाता हूं कि इस हमले के बाद इस वेयर हाउस के अंदर कैसा माहौल है। हालांकि इस पूरे इलाके को खाली जरूर करा लिया गया, आसपास कोई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमले बता रहे हैं कि ये हालात अभी भी खराब यहाँ पर बने हुए हैं। और अब अंदर की तस्वीर देखिए, ये पूरी बिल्डिंग जिसकी छत नीचे आ चुकी है, ये पाइपें लटकी हुई है जो एयर कंडीशन की है, फॉल सीलिंग टूट गई है और नीचे देखिए लोगों के कपड़े, कैसे यहाँ पर काम हो रहा था, टूटे हुए शीशों के टुकड़े, कपड़े बिखरे हुए हैं। और ये मलबा बताने के लिए काफी है कि इतनी मजबूत बिल्डिंग पे कितना बड़ा हमला किया गया था और इस हमले के बाद कैसे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा हुआ है। कीव का इलाका हो, गोस्टोमेल का इलाका हो, आसपास के जितने इलाके हो, हर जगह जैसे ही आज सुबह हम पहुंचे हैं तकरीबन 7 बजे लोकल टाइम के मुताबिक और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे, उसी समय एयर रेड अलर्ट सायरन कीव में बज रहे हैं, जो ये बताता है कि राजधानी कीव भी सुरक्षित नहीं है। रूस की तरफ से यूक्रेन के गोस्टोमेल में कुछ ही दिन पहले हमले को अंजाम दिया गया था। वेयर हाउस पर हुए इस हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। हमला कितना विध्वंसक था, इस रिपोर्ट में देखिए। हम अंदर आपको लिए चल रहे हैं एक बार फिर से और इस सील बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है पूरे बिल्डिंग का। सबसे पहले यहाँ पर मलबा देखिए, ये बिखरी हुई, ये एयर कंडीशन की वो पाइपें हैं जो टूटकर यहाँ पर आकर लटक गई हैं। पूरे का बिल्डिंग जो छत का स्ट्रक्चर है सुरभि, वो आप नजर आएगा आपको कैसा टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि बिल्डिंग के अंदर की हालत ऐसी रही होगी जब यह हमला हुआ होगा, तो इसके अंदर काम करने वालों में किस तरह के दहशत की संभावना बनी होगी, कैसे वो डरे होंगे, सहमे होंगे, जान बचाकर भागे होंगे। और बताया जाता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और जो मरे हैं उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चश्मे यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। ये देखिए, मुझे टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है, जो खाना लेकर आया था उसे खाना तक खाने का मौका नहीं मिला, उसका टिफिन बॉक्स नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके खेलने के खिलौने यहाँ पर देखे नजर आएंगे। ये छोटा सा तकिया है किसी बच्चे का। मुझे जूते बिखरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, टिफिन नजर आ रहा है और ये कपड़े के टुकड़े जो शायद यहाँ के मजदूर पहनकर यहाँ पर जो वर्कर्स है वो काम कर रहे होंगे।
और अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की ह्यूस्टन में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इस हनुमान मूर्ति की स्थापना को श्री त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया है। अमेरिका में जय बजरंगबली के जयकारे। 90 फुट की अभय हनुमान की आसमान छूती विशाल मूर्ति। तस्वीरें ह्यूस्टन के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित की गई हनुमान प्रतिमा की हैं। श्री त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी जी के मार्गदर्शन में इस हनुमान मंदिर को बनाया गया। श्री त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी जी ने इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि हनुमान जी के इस स्थान को स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। People may think, what kind of support I did? Support is in multiple ways. Sometimes money may make things happen, but money cannot make everything to happen. Sometimes your thought will make things happen. Sometimes the muscle power in making the things happen here. अमेरिका के ह्यूस्टन में हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में TV9 ग्रुप के चेयरमैन रामेश्वर राव ने खास तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस अवसर को गौरव का पल बताया। रविवार को अष्टलक्ष्मी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में TV9 ग्रुप के चेयरमैन जुपल्ली रामेश्वर राव खास तौर पर मौजूद रहे। स्वामी जी, ग्रेस, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन बिफोर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड आई सी लॉर्ड श्री रामा इन अवर आचार्य, I see Lord Sriman Narayana in our Acharya, I see Jagadacharya in him. He is everything part of in my life. Every minute. That is the grace of Swami Ji. हनुमान जी की 63 किलो वजनी और 72 फीट लंबी इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर फूलों से सजाया गया था। वहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। अमेरिका में ये तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सुत हनुमान की